नेगी जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, दिल्ली के इलेक्शन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, फरवरी में होने वाला है। उसमें तीनों पार्टियां अपने पूरे जोर लगा रही है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार लीड करेगी? देखिए, चुनाव 7 फरवरी के लिए निश्चित हुए हैं और इस समय दिल्ली में सभी जानते हैं कि 3 पार्टी प्रमुख रूप से इलेक्शन फ्रेम में है। एक कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और आप है। और आपको ये भी पता है कि किन परिस्थितियों में चुनाव दोबारा हो रहे हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन के बाद मौका दिल्ली में राज करने का मिला, लेकिन 49 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जन लोकपाल बिल के मामले पर, क्योंकि उनको समर्थन नहीं मिला। और आज पुनः 1 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं ये दिल्ली के। लेकिन आज परिस्थितियां पहले से काफ़ी भिन्न हैं। पिछली बार इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, आप दूसरे नंबर पे था और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे थी। लेकिन आज सीधे तौर पर ये चुनाव, जहाँ तक मौजूदा परिस्थितियों को देखकर और जो इलेक्शन फ्रेम में जो माहौल बना है उसको देखकर हम अगर बात कहें तो इस समय मूलतः 2 पार्टियां आमने सामने हैं, जिसमें एक आप है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है इसमें कि ये फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है। भले ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विक्ट्री स्कोर की है, अभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक मैजिक पॉलिटिशियन उनको कहा जाता है, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को स्थिति में महसूस कर रही है। और ओपिनियन पोल भी ये बता रहे हैं कि आपके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा दिल्ली में एज है। लेकिन अगर हम चुनाव के माहौल को देखें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव सरगर्मी में इस कदर जोर पकड़ चुकी हैं कि ये फाइट नेक टू नेक दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत सारे ओपिनियन पोल में ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिल रही है और आपको 40% के आसपास या उससे नीचे वोट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बात करें, जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी आज की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण बेदी की और आपकी तरफ से केजरीवाल की, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल पे जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक किरण बेदी का एज थोड़ा सा ऊपर बताया जा रहा है और केजरीवाल का नीचे है। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को अगर हम ध्यान में रखें जी, तो ये बात साफ हो रही है कि जो हाल ही में केजरीवाल ने एक चैलेंज दिया किरण बेदी को ओपन डिबेट के लिए जी, चुनाव के मद्देनज़र, वो उस डिबेट से किरण बेदी जी स्किप करती हुई नज़र आ रही हैं। न जाने क्यों, वो वही जानती हैं इसका असली कारण क्या हो सकता है। ये भी एक उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है दिल्ली में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किरण बेदी चूँकि एक फर्स्ट IPS ऑफिसर दिल्ली में रही है, उनका जो इंटीग्रिटी, ईमानदारी का रिकॉर्ड रहा बहुत बढ़िया रहा है और इसके साथ साथ उनको एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन के रूप में लोग अभी देख रहे हैं। तो महिलाओं के वोट जो है किरण बेदी के पक्ष में ज़्यादा खिसकते नज़र आ रहे हैं दिल्ली में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ दिल्ली वालों को मुफ्त पानी देने की बात केजरीवाल कर रहे हैं, 50% जो रिडक्शन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में केजरीवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये 2 ऐसे मुद्दे उन्होंने पकड़े हैं जिस पर उन्होंने जो कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट बैंक था झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का और अनऑथोराइज कॉलोनीज़ का, उन्होंने अपने पक्ष में करने की बात इससे की है। उनके पक्ष में बहुत सारा जो लोअर मिडिल क्लास का वोट है, जो झुग्गी झोपड़ी का तबके का वोट है और जो अनऑथोराइज कॉलोनीज़ में लोअर लेवल के लोग जो रहते हैं, लोवेस्ट एब में इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनका वोट भी आपकी तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे सीधा सीधा कांग्रेस को चुनौती मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पत्ता खेला है, आपने देखा होगा। अनऑथोराइज कॉलोनीज़ को रेगुलाइज कराने की उन्होंने बात की है कि कांग्रेस के ज़माने में जो 895 कॉलोनियाँ रेगुलाइज करने की बात हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खिसकाकर 19 कॉलोनी तक वो ले आए हैं जी। और अभी तो कहते हैं कि जो 2014 तक जितनी कॉलोनियाँ बनी सभी को रेगुलाइज करेंगे। इसके अलावा मोदी ने रामलीला मैदान के अपने भाषण में एक नया पत्ता खेला है झुग्गी झोपड़ियों को वोट पे अपने कब्जे में करने के लिए, और वो पत्ता है, उन्होंने कहा है कि 2022 तक दिल्ली के हर झुग्गी झोपड़ी वासी को पक्का मकान दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों दल दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियों का वोट है और जो झुग्गी झोपड़ी तबके का वोट है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस का, बैकवर्ड्स का, लोवेस्ट एब में जो रहने वाले लोग हैं उनका वोट है, उस पर सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो एडवांटेज है वो ये है कि मिडिल क्लास तबके का वोट एडिशनली उनके साथ है।
तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सीधे सीधे तौर पर नेक टू नेक फाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके चलते मुझे ये लगता है कि केजरीवाल का जहां हौसला बुलंद है वो ऊपर हैं। आज लोअर लेवल तबके के वोट की अगर हम बात करें या बिजली पानी जैसे मूलभूत मसलों की हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अपने छत्रछाया के अंदर ला करके और शाज़िया इल्मी और जो विनोद कुमार बिन्नी हैं, जो किसी ज़माने में आप में होते थे, उन्हें अपने साथ ला करके एक माहौल बनाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए ये सीधे तौर पर आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच नेक टू नेक फाइट है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति लचर है, लेकिन ये बात भी सही है, कांग्रेस की स्थिति ये बात भी सही है कि सर थोड़ा ये बात भी सही है कि अजय माकन जैसे एक हैवी वेट के फ्रेम में आने के बाद कांग्रेस की स्थिति कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले थोड़ी मजबूत हुई है। लेकिन कुछ भी कहें, इतना तो ज़रूर है कि ये संघर्ष सीधा सीधा त्रिकोणीय ना होकर के दो पार्टी के बीच का संघर्ष बन गया है। और सीधे सीधे तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी और आप नेक टू नेक फ्रेम में स्टैंड कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपनी पुरानी सीटें जितनी उनकी रही हैं 8 सीटें, उनको ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, ताकि कम से कम 8 या 10 सीटें उन्हें मिल सकें। लेकिन चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एवरीथिंग इज़ अनप्रेडिक्टेबल इन इलेक्शंस, इसलिए 7 तारीख के बाद ही माहौल पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज का ये चुनाव सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही आज केंद्र में राज कर रही है, कई राज्यों में उन्होंने फतेह हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ रहा है ताकि वो सत्ता में पुनः लौट सकें। ठीक, नेगी जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंड के लोगों ने बड़ा मोर्चा निकाला था कि भाई हमें अगर टिकट नहीं दिया तो उसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जबकि अभी देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से तो ज़रूर एक प्रत्याशी चुने गए हैं, लीलाधर भट्ट जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आया। आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे, क्या कारण? देखिए, इस चीज़ पे मुझे एक चीज़ कहना है कि दिल्ली में इस बार के चुनाव में जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो ज़रूर एक बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे बड़े अफसोस के साथ इस चीज़ को कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की संख्या लगभग 25 लाख के आसपास है और पूर्वांचलियों की संख्या भी लगभग 30-40 लाख के आसपास है। यानी दिल्ली में अगर राजनीतिक गणित की बात हम करें, अगर पूर्वांचली और उत्तरांचली एक हो जाए तो दिल्ली का राजनीतिक गणित जो है वो बिल्कुल डामाडोल हो सकता है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लोगों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद राजनीतिक भागीदारी उन्हें किसी भी दल ने नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक टिकट दिया है मोहन सिंह बिष्ट को, वो भी मैं समझता हूँ कि वो सिटिंग एमएलए थे, पहले से जीतते हुए आए थे। उसके अलावा एडिशनली उन्होंने किसी को पहाड़ी को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस में एक टिकट उनको मिला है, लेकिन कांग्रेस की आज स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, इतनी सशक्त नहीं है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम वो दल तो अधिक से अधिक संख्या में पहाड़ियों को ओबलाइज करता, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। और सबसे दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम आदमी के लोग कहते हैं, आम आदमी की पार्टी कहते हैं, उन्होंने भी पहाड़ियों को नज़रअंदाजी किया और एक भी टिकट दिल्ली में उत्तराखंड वासी को नहीं दिया है। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज दिल्ली में पहाड़ का व्यक्ति समाज के हर क्षेत्र में इस देश और दिल्ली के विकास में योगदान दे रहा है। हमारे लोग फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, हमारे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सरकारी कर्मचारी की हैसियत से, अधिकारियों की हैसियत से और तमाम क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश के विकास में, दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेकों संघर्षों के बावजूद दिल्ली के किसी भी दल ने हमारे पहाड़ के व्यक्ति को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की दिशा में कोई ऐसी पहल नहीं की है, जिसका मैं समझता हूँ आने वाले समय में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से पहाड़ के लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो एकता के साथ सशक्त तौर पर तैयार रहें कि हम लोग अपने आप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए आने वाले समय में लड़ाई लड़ते रहें, ताकि पहाड़ के व्यक्ति को भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली की विधानसभा ना सही आने वाले नगर निगम के चुनावों में रिप्रेजेंटेशन भरपूर मिल सके। कम से कम इतना तो मिले ही कि जितनी उनकी आबादी है उसके अनुपात में उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। नेगी जी, एक और क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत पार्टी होते हुए, इतना बड़ा दल,
उसको भी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भी उसे भी अलग अलग जगह से अपने कैंडिडेट चुनने पड़े हैं। दिल्ली के अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी किरण बेदी जी को उन्होंने चुना है। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मुझे भी इस बात में बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी ज़माने में और दलों के समकक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत ही ईमानदारी वाली पार्टी, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अनुशासन वाली पार्टी कहती थी और कांग्रेस अन्य दलों पर डिफेक्शन का आरोप लगाती थी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर, और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच भी नहीं है कि आज क्या वजह है कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न दलों से लोगों को अपने दल में आयात करने की आवश्यकता पड़ी है। इससे तो यही जाहिर होता है कि जहाँ एक तरफ ये पार्टी हाल ही के विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में अच्छे मतों से अपने लोगों को जिता के लाई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चुनाव में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही है। अगर ये नहीं होता तो क्या वजह है कि आपसे शाज़िया इल्मी को उनको लाना पड़ा, विनोद कुमार बिन्नी को लाना पड़ा, कृष्णा तीरथ को कांग्रेस आयात करना पड़ा, और किरण बेदी जी को जो किसी ज़माने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थी, केजरीवाल की साथी थी, उन्हें भी अपनी तरफ लाना पड़ा। तो इसके मायने साफ हो गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी भी एन केन प्रकारेण दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है। और इन डिफेक्शन से, जो डिफेक्शंस आज उन्होंने करवाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कृष्णा तीरथ जैसे महिला को अपने यहाँ लिया है जो अभी तक कांग्रेस में थी, और विनोद कुमार बिन्नी जिन्हें आपसे निकाल दिया गया, उनका स्वागत किया, शाज़िया इल्मी जो कल तक अरविंद केजरीवाल कांधे से कांधा मिलाती थी, और किरण बेदी जी जो स्वयं पहले मुखालफत करती थी मोदी साहब की, उन्हें अपने दल में बुलाया था। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बौखलाई हुई है, खौफ खाई हुई है, और उन्हें डर है कि शायद उन्हें उनके हाथ नुकसान झेलना पड़े। मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये पार्टी आज अपनी पार्टी में माहौल बनाने के लिए इन लोगों को, इन नेताओं को बाहर से आयात कर रही है अपने दल में। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि आखिर अगर ये सब करना था तो उनकी पार्टी में जो लोग इतने वर्षों से दरियाँ उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में मेहनत से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, डिवोशन से काम कर रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा? तो आज मुझे लगता है कि एक तरफ जहाँ डिफेक्शंस को बीजेपी जन्म दे रही है और अपने यहाँ स्वागत कर रही है डिफेक्टर्स का, वहीं दूसरी तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की पार्टी के भीतर आने वाले समय में सिर फटावल की स्थिति पैदा हो जाए और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। सर इसी पे क्वेश्चन, अभी मैं हेडलाइन पढ़ रहा था अखबार की, उसमें सतीश उपाध्याय जी जो हैं उनको लेके उन्होंने कुछ टिकट को लेके कुछ उनके इसमें ये क्या हंगामा शुरू हो गया। क्या ये स्थिति आगे जाके और तेज होने वाली है? आपने देखा, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जहां अजय माकन के कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद इस चुनाव में अरविंदर सिंह लवली जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में किरण बेदी के आने के बाद सतीश उपाध्याय यकायक अपने कैंडिडेचर की मनाही कर देते हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि दोनों प्रदेशों के अध्यक्ष आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रदेशों के अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो और कैंडिडेट्स को भी ताकत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ तक सतीश उपाध्याय की बात है तो मुझे लगता है कि शायद यह इसलिए भी ऐसा हुआ है कि सतीश उपाध्याय के खिलाफ हाल ही में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि बिजली कंपनियों के मीटर बनाने से संबंधित उनकी कंपनी जो है काम करती थी, जिसमें सतीश उपाध्याय स्वयं डायरेक्टर थे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये सोचा हो, या स्वयं सतीश उपाध्याय जी ने सोचा हो कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो ऐसा ना हो कि चुनाव के एंड बीच में ये मसला फिर उछल जाए और पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। तो हो सकता है इस मसले को ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मसला दोबारा ना उठे और आपको फिर एक मुद्दा ना मिल जाए, इसलिए संभवतः वो चुनाव ना लड़ रहे हों। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सतीश उपाध्याय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और दोनों ही दलों में बाहर से बड़े नेताओं को आयात किया गया। जैसे माकन साहब को सेंटर से लाया गया और किरण बेदी को बाहर से आयात किया गया। तो मैं समझता हूँ कि हो ना हो, दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं आंतरिक झगड़े तो पैदा हो ही गए। जी जी जी, धन्यवाद। नेगी जी, क्या ये जो आयात कर रहे हैं बाहर से लोगों को, इससे इनको कोई लाभ होगा, आपको लगता है? देखिए, लाभ और हानि तो वो दल बताएंगे और आने वाला चुनाव बताएगा 7 तारीख के बाद। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका जो बढ़ता प्रभाव था उसको कम करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अपने दल में ला करके एक बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। ये वही दोनों शागिर्द हैं अन्ना के, जो किसी ज़माने में एक होते थे और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। अगर किरण बेदी शायद आयात ना की गई होती तो आज ये लड़ाई सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और मोदी साहब के बीच में होती। मोदी साहब ने बड़ा दिमाग वाला काम किया है कि स्वयं का स्तर राष्ट्रीय पैमाने पर रखने के लिए उन्होंने किरण बेदी को अपने दल में ला करके किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर दिया है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे का मुकाबला करते रहें और उन्हें इस लड़ाई से फुर्सत मिल सके। क्योंकि मोदी साहब का कद एक राष्ट्रीय स्तर का कद है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के स्टेचर पर वो आएँ। मैं समझता हूँ कि रामलीला मैदान में जो उनका भाषण हुआ था, उसमें उनके भाषण में आधे से ज़्यादा वक्त केजरीवाल और आपकी बुराई पे ख़त्म हो गया था। तो संभवतः बाद में कुछ एनालिस्ट ने, पर्यवेक्षकों ने उन्हें राय दी होगी कि आप अरविंद केजरीवाल जो एक राज्य स्तर का नेता है उसके लेवल पे क्यों आ रहे हैं, उससे क्यों उलझ रहे हैं। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनी भारतीय जनता पार्टी में, मैं समझता हूँ, और उसके बाद किरण बेदी को पार्टी में लाने की कवायद शुरू हुई। और किरण बेदी के आने के बाद आपने खुद ही महसूस किया होगा कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल या केजरीवाल वर्सेस मोदी ना रह करके अब किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल हो गई है, जो अंततोगत्वा अन्ना के दोनों शागिर्द हैं। ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आप पर ना टिक करके अब विशुद्ध रूप से किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हो गई है। इट हैज़ बिकम ए वॉर ऑफ टू इंडिविजुअल्स। देखना है कि 7 तारीख को क्या नतीजे निकलते हैं। जी नेगी जी, एक सवाल और आखिरी कि ये जो उपाध्याय जी का जो विरोध उनके समर्थकों ने दिखाया है, क्या ये किरण बेदी के आने पर नहीं हुआ? क्या किरण बेदी के आने से ये सब चीज़ें शुरू नहीं हुई है? इसके हम कई मायने निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप बाहर से किसी नेता को आयात करते हैं पार्टी में और उसे आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो जाहिर बात है उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को उस रेस में मानता है कि अगर चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं भी शामिल हो सकता हूँ, वो अपने आप को ठगा तो महसूस करता ही है। मैं समझता हूँ उस कड़ी में ये एक संघर्ष था उनके फॉलोवर्स के द्वारा, और संभवतः इसी नाराज़गी की वजह से सतीश उपाध्याय हो सकता है चुनाव न लड़ रहे हों। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।